ऐसे केसेस आते हैं 3 साल की बच्ची का रेप, 4 साल की बच्ची का रेप, लेबर क्लास का। मुझे जब लगता है कि ये इंजरी एक्सीडेंट से नहीं हो सकती, दिस इज समथिंग डिफरेंट, एंड व्हेन आई ग्राइंड देम समटाइम्स आई बिकम पुलिसमैन। तो मैं तब तक नहीं छोड़ता जब तक मतलब मुझे ना सही लगे। यस, स्क्रीन टाइम कम करने की जरूरत है, इट्स अ नीड ऑफ एन आवर। सबको अपने बच्चे को आइंस्टाइन बनाना है, ये लोगों पे बड़ा हावी करता है। अब नशे करने का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पेरेंट्स को या मॉडर्न पेरेंट्स को एडवाइस करोगे? आपके बच्चे का स्कूल बैग चेक होना चाहिए। बच्चे पे क्या इफेक्ट डाल सकता है? या कोई भी माता या जो भी कंज्यूम करते हैं, 35 साल की उम्र के बाद अगर प्रेगनेंसी रहती है, डिफॉर्म्ड बेबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बच्चे सीधा बेहोशी की कंडीशन में आते हैं। शाम को जब घर जाते हो तो कैसा फील होता है आपको? ऊपर वाले का करम है कि इतनी दिए, तो उसको कैसे बनाए रखना, उस इज्जत को। आपसे बहुत कुछ ऐसी दाल का पतीला था और उसमें बच्चा गिर गया यार, और वो बच्चे को इतना बंस के पूरी चमड़ी से लेके मसल्स तक इन्वॉल्व हो गए थे। ये जो कुछ पाउडर्स आते हैं जो दूध में घोल के पिए जाते हैं, मैं समझ गया, वो तो शुगर वाली चीज आप बोल रहे हो। करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं टू हाइट बढ़ गई। मुझे बताओ यार, कोई तो पाकिस्तान की क्रीम थी, इतनी स्किन खराब हो गई कि बेचारे नॉर्मल स्किन के लायक भी नहीं। अगर डॉक्टर से कुछ गलती हुई, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कैसे कर दिया चीजों में लोग अगर होते हैं बड़े इमोशनल, तो बाहर के लाइफस्टाइल में तो है ये प्रॉब्लम। क्या जो घर में आ रहा है आपको क्या लगता है वो भी उसमें गड़बड़ है सर, जो हम भी खा रहे हैं उसमें भी गड़बड़ है। अगर ये इंसान पैसा कमाना चाहे, अंधाधुंध कि मैं सिर्फ पैसा कमाऊंगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर्स एंड मोस्ट वेल्दी डॉक्टर्स में नाम भैया का आने लग जाएगा, ये गारंटीड है। लेकिन अभी ऐसा है कि ऊपर वाले का शुक्र है, कोई भी मजहब का हो, कोई भी जाति का हो, बच्चा बीमार बच्चा या बीमार शख्स, उसका कोई मजहब और जाति नहीं देती, तभी जाके इज्जत मिलती है सर। इज्जत कमाना मुश्किल है। अगर अच्छे काम कर रहे हो तो बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप में से किस किस को डॉक्टर के इंजेक्शन से डर लगता था बचपन में? सच बताऊं तो मेरे कुछ दोस्त आज भी इंजेक्शन लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं, पर आज हम एक ऐसे डॉक्टर को लेके आए हैं जो कि बच्चों को गाना गा गा के ट्रीट करते हैं। बच्चों के फेवरेट डॉक्टर तो हैं, पर आज के इस एपिसोड के बाद, इस कन्वर्सेशन के बाद मेरे फेवरेट भी बन गए, क्योंकि आज ना पहली बार मैंने एक डॉक्टर की लाइफ के चैलेंजेस को इतने करीब से समझा है। सो इस एपिसोड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किया हमने। बच्चों के लाइफ में किन किन तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, किसकी वजह से मेंटल रिटार्डनेस होता है, क्या ADHD, ऑटिज्म जैसी डिसऑर्डर्स ट्रीटेबल है या नहीं है, और जिस लेवल का आज के बच्चे पैक्ड फूड, जंक फूड और इतना शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, उससे कितने सीरियस हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि आज के इस एपिसोड के माध्यम से हमारे एक पेरेंट को देना चाहते हैं, दैट इज टू कीप अ चेक ऑन देयर किड्स व्हेन दे आर इन टीनेज। स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, हर जगह वो किसी नशे की आदत या किसी गलत संगत में तो नहीं पड़े, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज का यूथ कितनी ज्यादा इस कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। सो डू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना अब एक चॉइस नहीं है, नेसेसिटी है। सो प्रेजेंटिंग यू हेल्दी डिस्कशन विद इंडियाज फेवरेट पैट्रियाटिक इन्फ्लुएंसर, जिनका इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और नॉर्मली इनकी हर एक रील 4-5 मिलियन तो व्यूज क्रॉस कर ही रही है, एंड कुछ रील्स ने तो 300 मिलियन 400 मिलियन व्यूज भी क्रॉस किए हैं। सो प्रेजेंटिंग यू डॉक्टर इमरान पटेल, ओनली ऑन द रिच, पावर्ड बाय iDigitalpreneur। तो प्यारे बच्चे के प्यारे डॉक्टर को बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। सेम है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एंड आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। और आज पॉडकास्ट करने के लिए मैं अपना नोटपैड और पेन लेके बैठा हूँ। मुझे आज डॉक्टर से बहुत सारी चीजें सीखनी है। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? हमारा शहर कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बढ़िया। सही में, खास करके आपका लोकेशन काफी पीसफुल है, अच्छा लगा मुझे। अरे नाइस, थैंक यू सो मच। सर ये बताइए, डॉक्टर बनते बनते ना डॉक्टर्स पे ये बहुत तंज कसा जाता है और थोड़ा सरकाज़म किया जाता है कि इनकी तो आधी उम्र बीत जाती है पढ़ाई करते करते। तो आपने भी बताया कि आपने 5 साल MBBS किया, फिर 3 साल MD की डिग्री करी। हाँ जी, तो बहुत लंबा समय चला गया, चले जाते। उसके बाद भी उनका स्केड्यूल इतना हैक्टिक होता है कि वो टाइम नहीं निकाल पाते। बहुत सही बात है सर, सबके नसीब सर आप जैसे नहीं होते। अरे रे कि 26 साल की उम्र में आपकी स्टोरी मैंने देखी, आपका स्ट्रगल मैंने देखा, आप भी एक इंस्पायरिंग हो हिंदुस्तान के यूथ के लिए। तो सबका दिमाग और किस्मत वैसे नहीं रहती, लेकिन खैर गिले शिकवे नहीं है। लेकिन ये बहुत ही सच्चाई है, कड़वा सच है कि 30 साल की उम्र तो लगी जाती है, 27 से 30 साल तक स्पेशलाइजेशन में और सुपर स्पेशलाइजेशन में। उसके बाद जो हेक्टिक शेड्यूल होता है उसमें सोशल मीडिया के लिए वक्त कैसे निकाला, सवाल तो ये है। सर द थिंग इज के जो मेरा कंटेंट है, आजकल मैं हमेशा ये वर्ड सुनता हूँ इन्फ्लुएंसर का, कंटेंट, यस, कंटेंट क्रिएटर्स। सो आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। मैंने जो वीडियो में डालता हूँ वो बेसिकली
कोई टीम या वीडियो कैमरा से मतलब सिंपल मेरे फ़ोन से शूट किया जाता है और वो भी मेरा जो नर्सिंग स्टाफ रहता है वो शूट करता है। मतलब बेसिक चीज है जो बेसिक जो आपकी लाइफ में जो हो रहा है, दैट्स इट। जैसे मैं वैक्सीन दे रहा हूँ या कोई ममा लेके आई कोई प्रॉब्लम और मुझे उस पे मिथ क्लियर करने हैं या लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो मैं बुलाऊंगा 2 बेल मार के, बोला कैमरा ऑन करो, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिस, इनकी ये दिक्कत है और ये प्रॉब्लम है, तो वही चीज मैं सीधा सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ। तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता एक दिन पहले कि मैं कल क्या करना है। इट्स अ वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग कि जैसे आ रहा है राह में वैसे कर दिया और फिर आप जैसे भाइयों की दुआएं रही और सबको पसंद आ रहा है। दुआएं तो जबरदस्त रही हैं सर, वही ग्रोथ। मतलब मैंने भी बहुत सारे, मैंने आपको भी इनफैक्ट रील्स के थ्रू मतलब आइडेंटिफाई किया कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। फिर मैंने रील्स देखी आपकी तो 10 मिलियन 5 मिलियन तो आम बात है, मतलब 300 मिलियन, ठीक है, 400 मिलियन ऐसे रील्स जा रही है। ऑल्दो आप काम बहुत अच्छा करते हैं, बच्चों को पता तक नहीं चलता कि सुई गुजारी उसमें। ऐसा कैसे कर लेते हो आप? सर वो प्यार से क्या आपने साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी वगैरह समझ पाता हूँ सर। मुझे लगता है कुछ हद तक मैं बच्चों से प्यार करता हूँ, बच्चों की साइकोलॉजी समझ में आती है मुझे। कौन सा बच्चा ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, कौन सा बच्चे को थोड़ा ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, उसके साथ घुल मिलना पड़ता है, उसके साथ जैसे आपने कहा कि आप गाना गाते हो तो गाना गा लिया, मस्ती कर ली, मस्त गाने गाते हो, हाँ, कुछ भी कार्टून जैसी हरकतें कर ली जिससे उनको लगता है कि ये हमें ट्रस्टेबल आदमी ये हार्म नहीं करेगा। और बाकायदा मैं इंजेक्शन देके भी हार्म नहीं करता हूँ, उनकी भलाई के लिए है। सो वैक्सीनेशन के जो भी मेरे वीडियोस वगैरह है वो ज़्यादा वायरल हुए हैं। एक चीज़ हमने नोटिस करी है बच्चों के अंदर, आप देखोगे आज से 20 साल पहले की अगर बात करें सर, तो किसी को भी शायद चश्मा वस्मा लगना या किसी को डायबिटीज होगा, किसी बच्चे को बहुत हैरानी वाली बात होती थी कि शायद ही होता था। सही बात। बट आज के टाइम पे अगर आप देखो तो हर तीसरे में से एक बच्चा शायद आपको चश्मे की दिक्कत में मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि आप 18 साल से कम एज के बच्चों के डॉक्टर हैं। हाँ जी। तो मैं ये चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी रैपिडली बच्चों के अंदर भी डायबिटीज मिल जाती है, बच्चों के भी ग्रे हेयर मिल जाते हैं, सही बात, बाल पकने शुरू हो जाते सही हैं, बात ठीक है, बच्चों के कॉन्स्टिपेशन की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम होती है, शिकायत होती है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा शुगर, ये डायबिटीज, ये थायराइड जैसी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगी है बच्चों को, हाँ, ऐसा क्यों हुआ और किस चीज का हमें सावधानी बरतनी चाहिए? सर मुझे लगता है ये एक मल्टी फैक्टोरल चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली वन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आजकल का लाइफस्टाइल, आजकल का खाना, डाइट, प्योर खाना मिल भी नहीं रहा है। आजकल के बच्चों को जो स्ट्रेस दिया जा रहा है स्कूल पे, सबको अपने बच्चे को आइंस्टाइन बनाना है, सबको बनाना है। और कंपैरिजन है भाई 90% में भी मैंने देखा है माँ बाप खुश नहीं है बच्चे से। हाँ 90% है तो भी सबको, मतलब वो भी केजी के स्टैंडर्ड से ही, मतलब केजी में ही बच्चा गया तब से ही उनको चाहिए कि भाई ये बच्चा एकदम। दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है लोगों का, बच्चों का। गैजेट्स इतने सस्ते और सब गैजेट्स अवेलेबल भी है इजीली, तो क्या माँ या बाबा या कोई भी घर के लोग भी, यार बच्चा परेशान कर रहा है तो कोई भी गैजेट पकड़ा देते हैं हाथ में। तो स्क्रीन टाइम है ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करता है और उसमें क्या है कि बच्चे का फिर आगे जाके कंसंट्रेशन लेवल कम होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आपने बोला कि चश्मा आना, मुझे लगता है स्क्रीन टाइम इज प्लेइंग अ मेजर रोल उसमें। लेकिन दूसरा कि ये कहना कि हर तीसरे बच्चे को चश्मा है, ये मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, पहले से दिक्कतें बच्चों में ज़्यादा होने लगी है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स पहले भी रहेगी जो आपने मुझे बताई, पहले भी थी, लेकिन शायद इतनी अपने में अवेयरनेस नहीं थी हम में जिससे हमें पता लगे। आजकल हम सब अवेयर है सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं पे भी हम पढ़ते रहते हैं, ये सब चीज़ें देखते रहते हैं, न्यूज़ बन जाती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, तो हमें ज़्यादा अवेयर हैं, पहले भी होती रहेगी। और अनडायग्नोज कुछ तो केस हो जाते रहेंगे, गांव खेड़े में पता भी नहीं चलता रहेगा कि क्या है, बच्चे को तकलीफ क्या है। तो पहले भी थी, और थी इसीलिए आज किताबों में भी है जो बहुत साल पहले भी लिखी हुई है। तो डिजीज़ के बारे में तो है ही, मतलब बच्चों में भी पाई गई है पहले से ही, और अभी हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। अभी जो चीज़ अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी है वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की चीज़ें बड़ी है। बिहेवियर जैसे ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया, ये चीज़ें बड़ी है, वो भी स्क्रीन टाइम की वजह से।
मुझे लगता है कि हो रहा है। दूसरा, एलर्जी के सिम्टम्स ज़्यादा बढ़े हैं। मे बी मैं जैसे ही बोला हूँ कि लाइफस्टाइल और फूड चॉइसेस आजकल के, हर संडे लोग बाहर जाने का एक ट्रेंड है। पहले मेरे बचपन में मुझे बहुत ही कम ही याद है कि मैं बाहर जाके होटल में खाया हूँ। मैंने पिज़्ज़ा शायद मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तब मुझे पता चला इसे पिज़्ज़ा कहते हैं। मेरा भी शायद यही हाल है। 12वीं में हाँ, एक बार गलती से पिज़्ज़ा खा लिया। हाँ, तो मतलब पता चला कि इसे पिज़्ज़ा और बर्गर कहते हैं। तो आजकल ये सारी चीज़ें जो भी इन्वॉल्व, क्या अभी और दूसरी चीज़ ये है, थैंक्स टू यू गाइस के टेक हाईटेक सब चीज़ें चल रही है। मोबाइल पे ही 2 मिनट में डोर पे डिलीवरी है। नहीं, इसका मेरा कोई हाथ नहीं है दोस्त। तो सब वैसी चीज़ें हैं, तो इजीली अवेलेबिलिटी, और क्या है कि भाई नहीं बनाना तो चलो ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। पहले हमारे दौर में हमारी मम्मा के पास ऑप्शन ही नहीं था। खाना बनाना, रोटी बनानी है तो रात को भी रोटी बनेगी और दोपहर में भी बनेगी और सुबह 6 बजे उठ के भी सबके लिए टिफिन बनाना, ये वो हो ही गया था। और उनके लिए संडे वनडे वैसा कुछ था नहीं। एवरी डे सेम डे फॉर देम। अपनी मम्मा के लिए, आई थिंक आपके लिए भी यही रहेगा। तो घर का ही खाना खा के हम लोग बड़े हुए, इसलिए शायद उस वक्त हम इतने बीमार नहीं पड़ते थे या हम इतने एक्सपोज नहीं होते थे, और इम्यून सिस्टम हमारा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उस टाइम पे। अभी बच्चे बाहर का खाते हैं, और प्यार मोहब्बत में भी लोग भी इतने मोहब्बत के चक्कर में अपने बच्चों से जंक खिला देते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, पैक्ड फूड्स वगैरह, कि हम प्यार, कोई बाहर चलो बेटा रो रहा है, चलो आज चलते को, और बाहर गए पैकेट्स दिला दिए। एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, आए बाबा आए, बाइक पे बिठाया बच्चे को, चल राउंड दिला देता हूँ। फिर राउंड के लिए गए, कुछ दिला दिया, उन्हें लगता है कि वो खुश हो गया बच्चा। उन्हें लगता है यार 5-10 रुपये में मेरा बच्चा खुश तो हो गया। और बच्चे को समझ, बच्चे किसे कहते हैं? जिन्हें तो उन्हें तो समझ नहीं है कि भाई हमारी हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो आजकल की लाइफस्टाइल में जो हमने अपनाई है, सो कॉल्ड हम बोलते हैं कि बड़े डेवलप्ड और हाईफाई हो रहे हैं कल्चर, वो कहीं ना कहीं कल्प्रिट है। जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ नई नई सब बीमारियां बच्चों में हो रही है उसकी। बाकी जो मेजर इश्यूज है वो तो किस्मत की बात है। डायबिटीज़ बच्चों में भी होती है। मैंने 6 महीने के बच्चों में भी डायबिटीज़ देखी है। 6 महीने के बच्चों में जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। वो जेनेटिक्स जेनेटिक्स मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन वैसे भी बच्चों में देखिए जिनके माँ बाप को या किसी को डायबिटीज़ नहीं है। अभी आप सोचो एक नॉर्मल इंसान के लिए ये बताना हमारे लिए, क्योंकि वो लोग क्रिटिकल स्टेट में आते हैं जब पहली बार डायग्नोस होते हैं। बड़े कभी इतने क्रिटिकल स्टेट में नहीं आते। करेक्ट। उनको तो शुगर करा हाई आ रहा है, फिर ठीक है। बच्चे सीधा बेहोशी की कंडीशन में आते हैं। दे कम इन कोमाटोस कंडीशन, देन वी रियलाइज कि शुगर इज हाई, बिकॉज ऑफ दैट ये सारी चीज़ें हुई है। और फिर उन माँ बाप को समझाना कि ये बच्चे को डायबिटीज़ है, उनको समझना कि बच्चे को भी होती है डायबिटीज़, अब क्या बात कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है कि देखी हुई है। थायराइड्स के प्रॉब्लम, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म काफ़ी केसेस होते हैं कि पैदाइशी थायराइड की प्रॉब्लम, पैदाइशी थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड की कमी होने की प्रॉब्लम। और पहले 5 साल जो ब्रेन डेवलपमेंट रहता है, थायराइड प्लेज अ मेजर रोल इन ब्रेन डेवलपमेंट। अगर उस वक्त डायग्नोस नहीं हुआ, बच्चा डायग्नोस्ड नहीं हुआ, तो हो सकता है वो मेंटली रिटार्डेड हो जाए। और मुझे लगता है इट्स अ क्राइम, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट है, एक थायराइड की गोली देनी है, मतलब लाइफ लॉन्ग लेनी है, लेकिन देनी है। तो उससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट, ही विल बी लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो ये भी पिक करना कई बार मुझे फिर 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे में पिक करना पड़ता है कि इसको थायराइड है। जो बेचारे बाहर से आते हैं, पेरिफेरी से आते हैं, जहाँ पे नहीं पकड़ पाए, तो और अगर उसको मेंटली वो चैलेंज हो गया, मेंटली रिटार्डेड हो गया, तो बड़ा दुख होता है मुझे कि ये एक ऐसी चीज़ है कि यार शुगर कम हुआ और शुगर दे दो ठीक। वैसे थायराइड पहले पिक हो जाता तो थायराइड की दवाई से इसका डेवलपमेंट नॉर्मल होता, लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता, जो बच्चों में भी पाई जाती है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ इसके अंदर, जैसा आपने बोला कि मोबाइल एक चीज़ पकड़ते हैं, बिकॉज ये तो ऐसी चीज़ है जो पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है और आने वाली जनरेशन की और ज़्यादा होने वाली है। होगा। तो हम भी तो कंट्रोल लेके आ सकते हैं ना कि हम बच्चे को दे ही ना। बिल्कुल। मतलब हम उसको जबरदस्ती का, वो कौन से गाने होते हैं, वो एक बहुत वायरल गाना है, 1 बिलियन से ऊपर उसके ऊपर हुआ है, बेबी शार्क।
बेबी शार्क, यस मुझे याद रखने पड़ते हैं ये सब। करेक्ट। तो बेबी शार्क एक तो भाई वो कितना बड़ा धंधा है भाई, पूछो मत। कितना मैं जब देखता हूँ ये सब राइम्स कुछ नहीं है, लेकिन उनके बिलियंस में व्यूज जाते हैं। मैं जो चेक कर रहा था, मैं धंधे के लिए चेक कर रहा था कि हाँ, YouTube की सबसे वायरल वीडियो कौन सी है। हाँ, जबरदस्त। हाँ, उसमें आप देखो क्या ही है, लेकिन फिर भी उससे लोग बच्चे फिर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए कभी कभार क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज से भी बच्चे अट्रैक्ट हो जाना जरूरी नहीं है। जैसे मेरे से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। बच्चे किसी से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। करेक्ट। तो मैं भी एक छोटा सा बेबी शार्क हूँ उनके लिए। हाँ, तो गर्दन पे वो मंकी टांग के। बट मेरा कहना ये, आप कितना मानते हो कि अगर पेरेंट थोड़ा सा, अगर एनिमेशन ही देखना है, हाँ, तो आप उसको उस तरह की किताबें दे सकते हो जिसमें एनिमेशंस बने हुए किताबें दे सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। अगर भाई बहन न्यूक्लियर फैमिली में अगर सिंगल बच्चा है, तो बाहर दोस्तों के साथ जो भी बिल्डिंग्स में या मोहल्ले में या सोसाइटी में या गांव केड़े में, तो ये चीज़ होती ही है। लेकिन ये स्क्रीन टाइम कम करने की ज़रूरत है। इट्स अ नीड ऑफ एन आवर। अभी स्क्रीन टाइम आप क्या सोचते हो कि उसमें इंडल्ज है? अभी मैं देखा हूँ यार, बच्चे को एग्जामिन कर रहा हूँ तभी भी मोबाइल देना पड़ता है हाथ में माँ बाप को, कि वो बैठ जाए 2 मिनट के लिए। करेक्ट। इतनी डिपेंडेंसी हो गई है बच्चों को। व्यस्त है इंसान की, हाँ, अपने बच्चे को टाइम अभी नहीं दे होता पा रहा है सर फैमिली में कि बच्चा एक साइड अपने आईपैड पे है, मम्मा अपने फोन पे इंस्टाग्राम पे है, और पापा व्हाट्सएप पे है, जिस पे भी है। तो तीनों सब कोने हम पकड़ के, ये हमारे खुद के जीवन में भी ये हो ही रहा है कि हम सब तुरंत फोन निकाल के देख रहे हैं। बड़ी कम बात होती है। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आम जनता को मैं भी ये चीज बोलना चाहूंगा, एंड आई एम श्योर आप भी कहना चाहेंगे कि अगर आप फोन देख रहे हो ना, तो आप शायद क्रिएट कर रहे हो कुछ, कंज्यूम दुनिया कर रही है। हाँ। और जो कंज्यूम कर रहा है वो आज भी वेस्ट कर रहा है, कल भी वेस्ट कर रहा था, परसों भी वेस्ट करेगा। बात तो एकदम सही है, पता ही बात है ना। तारक मेहता का पूरा क्रू ने बहुत पैसा बनाया, बट हमने बचपन में हंसा ही है बस देख के। हमने कुछ बनाया नहीं, ना पाया वही। हाँ, तो वो तो चीज़ है ही कि जो मतलब व्यस्त हो गए सब अपने अपने गैजेट्स को लेके। तो स्क्रीन टाइम बच्चों का कम कर देना चाहिए। बहुत ही स्ट्रिक्टली ये चीज़ पे उनको कोई ऐसी इंडोर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रखो। बाहर जाने के लिए प्रमोट करो बच्चे को कि वो बाहर जाके थोड़ा खेले। फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी उतना अच्छा है, उनकी एक्सरसाइज वैसे होती है, और बच्चा क्या कंसंट्रेट कर पाएगा। मोबाइल आपका ध्यान एक तरफा एकत्रित कर देता है। It is very difficult for them. Then when you shout at them, hello, then also they don't respond, क्योंकि वो इतना इंडल्ज हो जाते हैं उसमें। एग्जैक्टली, इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि दे डोंट रिस्पॉन्ड समटाइम्स। और खाना खाऊंगा तो भी मोबाइल दे के खाऊंगा, तो खाने में इंटरेस्ट नहीं, मोबाइल देखने में ठीक है तभी जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज के दौर पे ये कंट्रोल कॉन्शियस माइंड पे क्या ही इफेक्ट क्या बाबा क्या वो क्या इमेजिन करा रहेगा। जैसे इमेजिन कि बच्चे स्पाइडरमैन का वो सब वीडियोस जो बनाते रहते हैं, इधर से उधर एनिमेटेड कूदते रहे, दे फील लाइक आई एम अ स्पाइडरमैन। No. They jump around. हाँ, One of my friend jumped when he thought he is शक्तिमान, and he remember, तो उसको लगा कि वो ऐसे घूमेगा और वो गिरा। हाँ, वो हाँ, तो इमेजिनेशन ऐसे तो काफी किस्से हुए थे शक्तिमान के, तो उस वक्त में मैंने भी सुना था। लेकिन ये स्पाइडरमैन का और ये सब का देख के फिर वो डिचुम ही करते रहते हैं, कूदते रहते हैं। ये सब उनको ऐसा ही लगता है। जैसे वीडियो देखेंगे उनका सबकॉन्शियस माइंड, वो इवन रात में भी ड्रीम करते हैं बच्चे, तभी भी वो लोग उस तरह से उस सब चलते रहता है। तो कोई पॉजिटिव चीजें ज्यादा नहीं ले रही, उससे फायदा ही क्या होना है डिचुम से। लेकिन ये चीजें हैं कि कंट्रोल करनी चाहिए आज के माँ बाप को। खान पान पे बात करते हैं एक बार। खान पान, जैसा आपने बोला कि लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, तो बाहर के लाइफस्टाइल में तो है ये प्रॉब्लम। हर चीज़ जो है वो पाम ऑयल से बन रही है, और कहीं ना कहीं पैक्ड फूड के अंदर भी बहुत कुछ गलती है। क्या जो घर में आ रहा है, आपको क्या लगता है वो भी बिल्कुल मतलब फर्टिलाइजर और केमिकल और पेस्टिसाइड्स उसमें गड़बड़ है सर? जो हम भी खा रहे हैं उसमें भी गड़बड़ है। अभी मार्केट में कंपटीशन जी, सबको अमीर बनना है। पहले सबको इतनी गाड़ी लेने की इच्छा नहीं होती थी, आज हर घर में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है। इंस्टाग्राम ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हाँ, दिखा वो तो है। तू क्या कर रहा है, जिंदगी जीने दे। नहीं, इंस्टाग्राम तो चलो यूथ के लिए, लेकिन जो आजकल के जो बड़े लोग भी है, आज घर पे 20-25 हज़ार सैलरी भी हो, लेकिन वो सोचते हैं कि भाई मेरे घर में भी गाड़ी, एक 4 चक्का होना चाहिए। तो आज सबको पैसा कमाना है, सबको अपनी लाइफस्टाइल
वैसी रखनी है। तो कंपटीशन जब आ जाता है तो हर चीज़ में आएगा, चाहे डॉक्टरी में हो, चाहे आपके उसमें प्रोफेशन में हो, चाहे फिर सब्जी वाले को हो, उसको भी टमाटर बेचना है तो टमाटर बड़ा दिखना चाहिए, लाल दिखना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है ताज़ा दिखना चाहिए, जो दिखता है वही बिकता है। तो उस चक्कर में अभी बाजू वाला अगर एक इंजेक्शन डाल के इतना वाला टमाटर लेके आया तो ये तो बेचारा इसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या करे, टिकने के लिए ज़मीर बेचना पड़ता है। तो बहुत ही कम लोग हैं जो अपने एथिक्स पे चलते हैं जीवन में कि भाई मैं सुकून से रहूँगा, सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन यही काम करूँगा। इसलिए तो हर पैकेट में आजकल ऑर्गेनिक का वर्ड आने लगा, अलग से बताना क्यों पड़ रहा है? बताना पड़ रहा है कि भाई ये ऑर्गेनिक है। तो हर चीज़ में ऑर्गेनिक 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 आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हम जो भी खा रहे हैं ऑर्गेनिक नहीं है। तो अब ऑर्गेनिक में अब ऑर्गेनिक लिखा हुआ है तो वो भी ऑर्गेनिक है कि नहीं किसको मालूम। तो क्या पता ऑर्गेनिक वर्ड का ट्रेडमार्क लेके बैठा हो। एग्जैक्टली। तो ये सब जो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, दिखना, ये लोगों पे बड़ा हावी करता है। फेयर एंड लवली से आपने देखा है कोई गोरा हो गया है? नहीं, उस पे केस भी हुआ था। मतलब मैं को ये बोला कि भाई तो फिर तो यार अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी रेसिस है जो ब्लैक है। हमारा कलर हमारे माँ बाप पे से आएगा, वी शुड प्राउड ऑफ इट। हम इतने गोरे नहीं तो इट्स ओके, जितने भी है ठीक ठाक है, और होते भी सावले तो भी इट्स ओके। मैं सारे यूथ को और सबको बोलना चाहता हूँ कि काबिलियत रहेगी आप में और आप कुछ बन जाओगे तो कोई रंग मैटर ज्यादा नहीं करेगा। इससे एक कहानी याद आई मुझे, बड़ी अच्छी कहानी है, आपको भी सुनाना चाहूँगा। एक बच्चा होता है, एक ना गुब्बारे वाला अंकल होता है, वो गुब्बारे बेचते हैं। तो एक बच्चा होता है, वो पीछे से आता है और अंकल के ऐसे कोट खींच के पूछता है कि अंकल ये गुब्बारे उड़ जाते हैं? तो एक छोड़ के दिखाता है कि हाँ उड़ गया। तो फिर थोड़ी देर बाद ऐसे खींचता है और वो ब्लैक वाले पे इशारा करके बोलता है कि ये भी उड़ जाता है। तो उसको भी उड़ा देता है, कहता है कि बेटा इससे मैटर नहीं करता कि इसका रंग क्या है, हाँ, इससे मैटर करता है कि इसके अंदर क्या है। ये सही बात है, सही बात है। तो वही चीज़ है कि हमें ये प्रैक्टिकल चीज़ें समझनी चाहिए जीवन में कि जो भी है उसमें खुश रहो और अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, कैसे हमारी काबिलियत को खुद को परख के कि मैं किस में ठीक ठाक चलूँगा, बढ़िया करूँगा, उसमें आगे करना चाहिए। लेट मैरिज करने की वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्या? जैसे लेट मैरिज किसी ने करी, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कुछ टाइम, सही बात, कि लेट मैरिज करी और 33, 34, 35 साल की एज में आप कंसीव करते हो, आपके बेबी होता है। हाँ देखो, 35 ईयर्स के अबव जितनी भी वुमेन्स रहती है जी, उनको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 35 साल की उम्र के बाद अगर प्रेगनेंसी रहती है तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डाउन सिंड्रोम मतलब उसमें क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी रहती है। 21 नंबर पे एक ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है, उसमें मेंटली रिटार्डेड सब नहीं लेकिन होते हैं। इट्स अ सिंड्रोम इसे कहा जाता है जिसमें सारी चीज़ें कॉमन हो, सब मतलब उसका लुक कॉमन हो, उसमें ये चीज़ें पाई जाती है, ये सब कॉमन, फिर उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो उनके जेनेटिक में भी ये प्रॉब्लम आती है। 35 साल के ऊपर डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी रखनी हो, ज़रूरी नहीं कि हर जो भी लेडी 35 अबव है उनमें यही होंगे या प्रॉब्लम्स आएगी, आ सकती है, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जब एल्डरली वुमेन कहा जाता है। क्या परसेंटेज है, कुछ अंदाजा? मुझे अभी तो याद नहीं है, लेकिन एल्डरली वुमेन कहा जाता है कि इट्स अ हाई रिस्क, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा टेस्ट करवा लेना वैसे। ठीक है, तो ये 35 एज के ऊपर के लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि 35, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी ये चीज़ बढ़ गई है कि लोग थोड़ा लेट मैरिज करते हैं। हाँ, करियर को लेके लेट मैरिज करते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरीके से अगर वो चाहें कि एक हेल्दी बेबी कंसीव करें? नहीं, सारे टेस्ट होते हैं जी ड्यूरिंग द 9 मंथ्स पे। सारे बड़े बड़े स्कैन होते हैं। जब बच्चे की डेवलपमेंट और बढ़ती है तो 16-20 वीक्स पे बड़ी सोनोग्राफी होती है, कुछ रिपोर्ट्स भी होते हैं जिससे पता लगा जा सकता है कि बच्चे में कोई डिफॉल्ट या डिफॉर्मिटी है कि नहीं। तो ये है, टेस्ट अवेलेबल है और लोग करवाते हैं, और डॉक्टर भी रिकमेंड करेंगे जब आपकी एज इतनी है, उनको कहीं पे भी हाई रिस्क लगेगा थोड़ा भी, they'll do it। समझ गया।
लेकिन जो लोग करियर पे फोकस करके लेट शादी भी किए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी बातें सुन के वैसा सब 35 इयर्स के ऊपर के महिलाओं को सबके बच्चे डिफॉर्म नहीं पैदा होते हैं। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, होने के चांसेस है। ठीक है, तो यही चीज़ है। एक सवाल जो मैंने मतलब काफ़ी बार देखा भी है, काफ़ी बार इंटरनेट पे भी देखा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। हाँ जी, कि दूध से भी बच्चों को दिक्कत होती है, वेरी ट्रू है ना। और भारत में मदर्स आर वेरी स्पेसिफिक कि बच्चों को तो दूध पीना ही चाहिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस के केसेस काफ़ी देखे हैं, और लैक्टोज इंटॉलरेंस के केसेस में डायरिया होते हैं। उनका जो लैक्टोज है, लैक्टोज जो मिल्क में एक पदार्थ है लैक्टोज, तो वो उनको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है, उनसे उनको एलर्जी होती है। और फिर छोटा बच्चा तो बता भी नहीं पाएगा कि मेरे को इट्स बेसिस ऑन द कंप्लेन, लाइक डायरिया, ब्लडी डायरिया या डिसेंट्री हुआ, उसको ब्लड आ रहा है। ठीक है, इफ देयर इज नो इन्फेक्शन, साइंस ऑफ इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब यही है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, और उसमें एब्डोमिनल पेन भी होता है, पेट में दर्द भी होता है, बच्चा क्रैंकी रहता है, बहुत रोता भी है। ये सारी चीज़ें रहती है कि भाई इसको ये चीज़ होती है। होता ये है कि इंटेस्टाइन जो है अपना मेजर मशीन वो है, लीवर है हर किसी का। इंटेस्टाइन में सारी चीज़ें हम जो खाते हैं वो एकदम माइनर पार्टिकल्स में सारी तोड़ ताड़ के सब डाइजेशन करने के लिए जो अच्छी चीज़ है वो अपना बॉडी एब्जॉर्ब करता है। ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया है पूरा ह्यूमन बॉडी कि कोई भी चीज़ के हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें बनाई है। सब रेगुलेट होता है अपने टाइम टू टाइम अपनी बॉडी में, हम सोच भी नहीं सकते इतना। तो जो अच्छी चीज़ें जो बॉडी को चाहिए वो एब्जॉर्ब होती है, बाकी की चीज़ें रह जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद भी ब्लड में से फिर जाके किडनी तक पहुंचती है, फिर किडनी भी फिल्टर कर लेता है, अच्छी चीज़ें रख लेता है, बाकी की चीज़ें इस तरह से यूरिन और स्टूल का मैकेनिज्म रहता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में जो बॉर्डर्स रहती है इंटेस्टाइन की, जो ब्रश बॉर्डर्स रहती है इंटेस्टाइन की, जिससे वो एब्जॉर्ब करता है, वो सारी रिएक्शन की वजह से वो पिल ऑफ हो जाती है। और इट्स लाइक अ पाइप कि एक जगह से पानी डालो दूसरी जगह से निकाल, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब इट। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की दिक्कतें बच्चों में है, पाई जाती है, और इसको डायग्नोस करके अगर लैक्टोज ना दे, जिससे दिक्कत है वो चीज़ से दूर रहो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसकी। समझ गया। ये जो कुछ पाउडर्स आते हैं जो दूध में घोल के पिए जाते हैं, नाम लूं ना लूं आप ही बता दो। कोई भी मतलब। हाँ, तो ये जो पाउडर्स हैं ये कितने इफेक्टिव होते हैं ये बताओ। ये पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए कि डिपेंड्स। अगर उनकी डाइट में इतना प्रोटीन नहीं है, हाँ, और प्रोटीन पाउडर, हाँ, मैं जितनी बड़ी बड़ी एड्स आ रही है नहीं, वो सब है ही नहीं वो। हाँ, मैं समझ गया, वो तो शुगर वाली चीज़ आप बोल रहे हो, चॉकलेट और शुगर वाली बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं देना, आप समझ गए ना। हाँ, हम तो समझ गए, आप समझ गए। तो वो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। वो सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, और वो तुरंत बॉडी में जो शुगर रहता है स्पाइक करता है। ठीक है, और वो फिर भूख लगना भी बंद हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में अगर शुगर का लेवल हाई हो गया तो तुम्हें भूख कैसे लगेगी? एनर्जी तो थोड़ी देर के लिए आ जाएगी। हाँ, एनर्जी शुगर हाई रहेगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं, तो वो चीज़ें नहीं। हाँ, प्रोटीन अगर है, प्रोटीन अगर आपकी डाइट में बच्चा इतना नहीं कंज्यूम कर पा रहा है और माल नरिश्ड है और उसको वीक है, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, वो भी प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रिस्क्राइब। हाँ, प्रिस्क्राइब अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, मतलब कि उन्होंने प्रिस्क्राइब किया तो फाइन। बाकी जो एडवर्टाइजमेंट में जो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, आप ये बताओ, बड़े बड़े स्टार्स को लेके, बड़े बड़े स्टार्स को लेके, ठीक है, दिखाते हैं टू हाइट बढ़ गई। मुझे बताओ यार कि कोई डब्बे से अगर हाइट बढ़ाता रहता तो हर कोई आदमी लंबा रहता। सही बात है। किसे लंबा होना नहीं पसंद है? मुझे भी 6 फुट का होने का वो था, शौक था कि भाई मैं 6+ होना चाहिए। लेकिन जो मेरा जेनेटिक है, जो मेरे माँ बाप से मुझे मिला है, वही मैं रहूंगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं। तो नॉर्मल में इंसानों की बात करूं, जिनमें फिर वो हॉर्मोन्स की जिसमें कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो सब अलग चीज़ है, जिसमें बहुत लंबे हो जाते हैं वो सब। लेकिन नॉर्मल इंसानों के जेनेटिक रोल प्ले करता है, आपका शरीर, आपका रंग, आपकी हाइट। अगर नॉर्मल चीज़ सब कुछ खाना वाना मिल रहा है, नॉर्मल चीज़ माल नरिश नहीं हो, तो आपके जो पेरेंट्स और मदर और फादर की जो हाइट है उस पर निर्भर करती है आपकी हाइट। कोई डब्बा पिला के ऐसे ग्रो नहीं हो सकता, जादू नहीं हो सकता है।
तो ये चीजें अब लोगों को समझनी है कि भाई हम किस पे पैसा खर्च करें और हम अपने बच्चों को क्या पिला रहे हैं। अब बाकी सब चीजों में लोग अगर होते हैं बड़े इमोशनल। लोग देख लेते हैं उसके अंदर। मैं बोला इमेजिनेशन। आज मैं आपको चांद तारे दिखाऊं, आज अपने सपने बिकते हैं सर, सपनों को बेचा जाता है। तो सपने दिखा के आज अगर डॉक्टर से कुछ गलती हुई फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ लोग जान खा जाते हैं, ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन खुद ये एडवर्टाइजमेंट में अगर कुछ हो भी गया तो किसको पकड़ेंगे, किसको बोलेंगे। और मैं देखा हूं कि कुछ लोगों ने ऐसी क्रीमें लगाई है गोरा होने के लिए भी जो दिक्कतें पैदा की है, उल्टा डेंजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द स्किन। जो मेरे डर्मेट फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं, यू नो ब्रो, ये एक आई है, कोई तो पाकिस्तान की क्रीम थी, उसका चला चलन और लोग लगाने लगे और उसके इतनी स्किन खराब हो गई कि बेचारे नॉर्मल स्किन के लायक भी नहीं। तो लोग क्या है कि आज बोल के या कहीं पे भी वो हवा चलती है ना, तो उस पर ट्रस्ट ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन जिस पे करना चाहिए आइडियली, उस पर हम नहीं कर पाते। हम जैसे सब लोग मनुष्य आइए, आप मैं सब इंक्लूड हो गया उसमें। कई बार हम भी देख के हमारे जमाने में तो, जैसे पापा के जमाने में, हमारे जमाने में बोल रहा हूँ तो ऐसा फील हो रहा है जैसे आत्माराम तो कर तो पापा जब हम लोग छोटे थे तो उस टाइम पे कोई पॉडकास्ट या कोई ऐसा कोई एजुकेशनल चीज नहीं थी ना जो बोल पाए कि भाई ये जो एड्स चल रही है, ये एड्स पूरा गेम ऑफ मनी है। जितना पैसा आप दोगे उतना पैसा, कोई किसी को भी बुला के आप बुलवा सकते हो। हम तो ये सोचते थे जैसे पापा को किसी महीने थोड़ी ज्यादा आमदनी हो गई, तो सोचा कि इस महीने बच्चे को हम ये वाला पिलाएंगे। एक सिंपल है, हम स्टार्स को, बड़े स्टार के नाम लेके बात करते हैं। शाहरुख खान हाइंडई का वो है ब्रांड एम्बेसडर। क्या आपने उसको हाइंडई i10 में देखा है? सिंपल, वेरी ट्रू, देखा है सर। तो वो तो सर ठीक है, ब्रांड प्रमोशन का है। तो सर अभी तो सर अमिताभ बच्चन कहाँ वो चलाते हैं, कभी नहीं चला। तो ये चीज़ है कि खिलाने पिलाने में या आप वैसी चीज़ों में ना आओ जिसमें आपके बच्चों को आपको एकदम वो कर देना है, या आप खुद पे भी अप्लाई मत करो। आपने काजू बादाम की ऐड करते हुए देखा किसी को? सर क्यों ही करेंगे लेकिन क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का तो ठीक है, उसमें भी अभी क्या मालूम, लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं, करेक्ट, उसकी ज़रूरत है ही नहीं, पता है। लेकिन अभी उसमें दिखाते हैं ये चीज़ वो चीज़ कि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, बिस्किट में ये भी है, चॉकलेट में ये भी है। अरे ड्राई फ्रूट इतना है, लेकिन बाकी का माल तुम्हें कितना नुकसान दे रहा है। हम देखते हैं ना, चॉकलेट में भी डालते हैं, लेकिन इतना रहता है, और बाकी का जो है माल मटेरियल, लेकिन फिर भी बिक रहा है, वहाँ दबा के बिक रहा है, और लोग खुशी खुशी उसको कंज्यूम करते हैं। तो हमें प्रायोरिटाइज अपनी लाइफ में ये करना चाहिए और सीखना चाहिए, और सबको अपने आप को अपने लेवल पे एजुकेट करना चाहिए कि जाने कि व्हाट दे आर बाइंग, वो लोग क्या ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, और क्या अपने बच्चे के मुंह में या खुद के मुंह में डाल रहे हैं, या क्या अपने खुद पे अप्लाई कर रहे हैं। इसमें थोड़ा स्टडी करके उनको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, एक बार में ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। हाँ जी, तो मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने में, और आपको गुस्सा भी आया होगा थोड़ा सा कि बीच में इंटरप्ट करने क्यों आ गया, बट मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे करनी है। तो है क्या कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन पॉडकास्ट से, बाकी भी पॉडकास्ट आपने देखे, आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, चीजों को आप सीख रहे हो, तो एक छोटी सी मदद कर दो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी को ये फायदा होने वाला है कि हम और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, और वो बहुत आराम से बड़े बड़े गेस्ट्स भी हम इन्वाइट कर पाएंगे, जिससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे और आपको सबको सीखने को मिलने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। टेक केयर। वापस चलते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। एक वीडियो के ऊपर रिसर्च कर रहा था मैं, मुझे भी पता लगा कि सबसे पहले जंक फूड की शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि रैंडमली एक वो पॉपकॉर्न पे कैरेमल को यूज़ कर दिया, और कैरेमल को यूज़ करके उन्होंने सेल किया। वर्ल्ड समथिंग द फेयर था, कोई फेयर था, उसके अंदर वो चीज़ बहुत बिकी। हाँ। उसके बाद उसी को क्रैक जैक के नाम से बाहर मार्केट में रिलीज़ किया गया, और विदिन 10 ईयर्स वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्वीट बन गया, क्रैक जैक। और उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनीज बनी, हर्षे करके एक कंपनी बनी, ठीक है। फिर इस तरीके से हमारे भारत में बहुत सारी कंपनीज आई, और आज के टाइम पे हर बच्चा जैसे सबसे पहली चीज उसे चाहिए तो वो चॉकलेट की तरफ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा आप बताएं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चॉकलेट से
दांतों की प्रॉब्लम, बॉडी की प्रॉब्लम, सब कुछ है। चॉकलेट क्या करेगा, आपकी भूख मिटा देगा, कैलोरीज दे देगा, शुगर दे देगा। बच्चा खाना नहीं खाएगा, आज हम ही है, हम 2 चॉकलेट खा लेंगे तो लंच से जस्ट पहले, तो आप जितनी नहीं लगेगी, आप जितनी रोटी खाओगे उतना आप नहीं खा पाओगे। लेकिन पैंक्रियाज नहीं छुड़ेगा बस। हाँ, तुरंत इंसुलिन देगा। हाँ, तो वो चीज़ है। और रिस्पॉन्ड भी आएगा कि नहीं अभी नहीं है, बॉडी में शुगर है। बच्चा कहाँ से खाएगा? और बच्चे इतने सीरियस नहीं रहते अपने हेल्थ को लेके, इतने क्या होते ही नहीं है, कुछ नहीं होते ही नहीं है। उनको तो बस जीने के लिए खाना है। अभी भी हमारा बच्चा, कोई बच्चा हमारा पॉडकास्ट देख ले तो बोलेगा यार ये दोनों काम खराब करवा रहे हैं पापा। नहीं, तो मैं खुद भी छोटी छोटी वो गमिस देता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो बच्चे लोग को ठीक लगता है इसलिए वो छोटी वाली मैं खुद भी देता हूँ। वैसा नहीं है आप तो बाद में सुई देंगे, आप थोड़ा ध्यान भटकाते हो ना बच्चे का। हाँ, तो मैं खुद भी बच्चे को ठीक करने के लिए, कि उनको एक लालच से वो बेचारे बीमार है, तो ऐसे कंडीशन में क्या वो लोग डरते हैं हॉस्पिटल में आने के लिए। और बीमार बच्चा जब डरता है तो इसी जायद के भाई अंदर टॉफी मिलती है या ऐसा, तो उस चीज़ में मैं थोड़ा उनको रिश्वत के तौर पे तो वो दे देता हूँ। लेकिन ज़्यादा नहीं देना चाहिए, हर चीज़ की एक लिमिट मात्रा। ऐसा नहीं बिल्कुल मत दो यार, कभी कभार उनको टेस्ट करने के लिए दो, ठीक है फाइन, लेकिन दिन भर में इतनी मोहब्बत आप बरसा रहे हो, ये गलत है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि जैसे यूथ में ना अभी एडिक्शन बहुत बढ़ा है। पिछले 5-7 सालों में पैसा भी कमाया लोगों ने, इकोनॉमी बढ़ी है, जेब में पैसा आता है तो सबसे पहले क्या आता है, वासना आती है। हाँ, सबसे पहले मतलब जब अमीर बना बंदा तो उसको नशा चाहिए। और नशे का जो इफेक्ट हमारे जीन्स पे है वो किस लेवल का है ये मुझे बताइए। चाहे सिगरेट हो, चाहे शराब हो। शराब, सिगरेट बच्चे पे क्या इफेक्ट डाल सकता है? या कोई भी माता या जो भी कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिफॉर्म्ड बेबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। डिफॉर्म्ड मतलब ऐसा कि हाथ पैर में डिफॉर्मिटीज बहुत ज़्यादा, उसका पूरा जो डेवलपमेंट होता है हर एक ऑर्गन का। ये प्रेगनेंसी के दौरान आप कह रहे हो? प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान तो 100 मतलब ये चीज़ें होती है। मतलब स्ट्रिक्टली बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। और पहले भी किया अगर जो कोई मदर्स है तो, और मैं सिर्फ फादर को नहीं बोलूँगा कि आप करो तो चलेगा, क्योंकि आप अगर घर में बैठ के स्मोकिंग कर रहे हो तो अगर मदर है तो वो भी पैसिव स्मोकर तो है ही। जो आप धुआं छोड़ रहे हो वो तो ले ही रही है, इनहेलिंग द पैसिव स्मोकर, तो वो भी हो ही गए, तो उन्हें भी नुकसान होता ही है। तो ये ध्यान रखना है। और यूथ की हम बात करते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, कि 18 साल के नीचे की भी बात कर लेते हैं। सर अभी मैं देख रहा था एक न्यूज़ में कि बच्चे वो टायर में चिपकाने की जो ट्यूब कुछ तो रहता है वो सॉल्यूशन, और वो धुन वाला सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन बच्चे के 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे के बैग में पाई गई। दे वर डूइंग नशा। उन लोग को एडिक्शन हो रहा था। सस्ती चीज 10 रुपए की मिलती, 20 रुपए की मिलती थी। वो फ्लूइड जो हाँ उससे, या कोई तो क्या होता था, व्हाइटनर। हाँ, तो वैसी जो चीजें हैं उनसे नशा कर लेते हैं। तो हर माँ बाप को मेरा मैसेज है कि आपके बच्चे के दोस्त कौन है, आपके बच्चे का स्कूल बैग चेक होना चाहिए, उनके दोस्त कौन है। भले आपको स्कूल वाले ना बुलाए, लेकिन आप सरप्राइज विजिट करते रहो स्कूल में टाइम निकाल के, कि क्या करता है आपका बच्चा रिसेस में, ऑब्जर्व करो। ये शक की बात नहीं है कि अरे यार कैसे अपने बच्चे पर ट्रस्ट नहीं। आसपास के लोग बच्चों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जिससे उनको समझ नहीं है किस राह पे। बड़ों को समझ नहीं आती बच्चों को कहाँ से आएगी, बच्चे बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, संगत का असर बोलते हैं। तो स्कूल विजिट, सरप्राइज विजिट्स, बैग्स चेक करते रहना है। कभी भी अपने बच्चों को जब तक वो एडल्ट्स नहीं होते पैसे नहीं दे रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करोगे, उनको जो चाहिए हो, लेकिन आपको कैश अमाउंट बच्चे को नहीं देना है कि मैं स्कूल में वड़ा पाव खाऊंगा, या स्कूल में मैं ये खाऊंगा, या मुझे 20 रुपये दो या 50 रुपये दो, मैं स्कूल से नाश्ता ले लूंगा। ये ना करें। आपको पैसे उनको पता ही नहीं होना चाहिए जब तक वो बड़े नहीं हो जाते कि क्या है। हमें बचपन में मिलते थे, हम बच गए, हमें मिलते थे, मुझे मिलते थे कि 1 रुपया मिलता था। फिर मेरा प्रमोशन हुआ तो संडे को 5 रुपये मिलते थे मुझे।
खुशकिस्मत थे, मुझे नहीं मिले भाई हाँ, साहब। तो मुझे एक रुपया देते- मिलता था, क्योंकि कल्चर ही ऐसा था मेरे आसपास में गांव में। महीने में कभी जैसे तेरा बर्थडे है तो आज मिल जाएंगे 50 रुपए, जा दोस्तों को पार्टी देते बस। तो वो कल्चर था, आसपास में सबको मिलते थे, दूसरे बच्चों को मिलते थे, हम भी रोते थे मम्मा हमको भी दो। तो हम भी रोते थे। लेकिन आप ये चीज जरूर करना, पैसे नहीं देने। और ये छोटे छोटे नशे स्कूलों में पहुंच रहे हैं, और कॉलेजेस में भी। कॉलेजेस में अब नशे करने का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। चाहे वो गांजा हो, marijuana हो, MD हो, और ये सारी चीजें यूथ को बर्बाद कर देगा। क्योंकि ये नशे की आदत में लोग अपने परिवार को नहीं पहचान पाते। एक बार लत लगने के बाद कि मेरे सामने मेरा पापा है या मम्मी है, चाहे वो रोए कुछ भी करे, लेकिन उनको होश है ही नहीं ना, है ही नहीं। वो डिसकनेक्टेड रहते हैं सोशल लाइफ से, वो उनके नशे में ही रहते हैं। तो ये नशे वाली जो चीज़ आपने मुझे बताई, ये बहुत ही ज़्यादा हम सभी को और आपको भी हाईलाइट करनी ही चाहिए कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का आप ध्यान रखना है। 11th-12th में भी जो जाते हैं उनका भी, और कॉलेजेस में भी माँ बाप को इसमें बिल्कुल भी सतर्क रहना है। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी, और काफ़ी केसेस भी वैसे आए हैं जो मेरी नज़र में, कि बच्चे और लड़कियां भी कंज्यूम करती है, जो हमने कभी सुना भी नहीं था वैसी चीज़ें, एंड इजीली अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि इससे भी कमाई तगड़ी है इजीली। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए किसी फादर ने फिगर आउट कर लिया कि मेरा बच्चा गलत संगत में पहुंच गया है, अब वो क्या कर सकता है? क्योंकि वो तो प्यार भी करते हैं, हाँ, और वो बच्चा भी है, तो उनको क्या करना चाहिए? समझ पहले तो वो जगह से आइसोलेट करना चाहिए उसको, और बाकायदा चाइल्ड साइकेट्रिस्ट भी रहते हैं, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट रहते हैं पीडियाट्रिक ब्रांच में, पीडियाट्रिशियन भी हैंडल करते हैं केसेस। तो आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर को, ना कि आप उसको नहीं समझ, अगर उससे हो गई एक बार गलती या 2 बार तो बंद कर दिया, या बहुत मारने लगे और पीटने लगे, और उससे कुछ ज़्यादा फायदा होता नहीं, बल्कि कई बच्चे ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल भी फायदा नहीं, अगर आप उसको एंटी करोगे तो फिर वो तो और गुस्से में वो आपको दुश्मन मानेंगे, क्योंकि उस वक्त उसके लिए नशा ही सब कुछ होता है। अगर होता है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करानी चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने के बाद किस लेवल तक नशा करता है, किस लेवल तक, वो किस लेवल पर उसकी मेंटल स्थिति है, उस पर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजना है, नहीं भेजना है। लेकिन ये आपका कर्तव्य है कि अगर आपके बच्चे को हुआ है, तो आप कई बार ये करते हो कि आपको ये होता है कि अगर हम ये इस बात को बोलेंगे किसी को तो हमारी इज्जत जाएगी। तो होता ये नहीं, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसको सुधारना है, और कॉलेज स्कूल को भी इन्फॉर्म करना है, ताकि दूसरे बच्चे इस राह पर ना जाए। और इसकी संगत में कौन कौन थे, उनके माँ बाप तक भी आपको बात पहुंचानी है, अगर आपको पता चल रही है तो। वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी से तो इन्फ्लुएंस हुए रहेंगे, या किसी के बातों में आके, या किसी ने तो उनको भी पहुंचाया रहेगा इस लेवल तक। वो भी किसी की औलाद है, तो उनका भी भला हो। इसलिए साथ मिलकर ये काम करना है। सोसाइटी में ये नहीं सोचना कि अरे किसी को आसपास पड़ोसी को भी नहीं मालूम चलना चाहिए कि ये स्कूल में हुआ, स्कूल से निकाल दिया गया। हर कोई कुएं में कूदना नहीं चाहता, लेकिन अगर कूद गया है तो हाथ दे के निकालना भी आपकी जिम्मेदारी और हम सबकी जिम्मेदारी है। और खुद भी नशा करना बंद करो, नहीं तो बच्चों की डिफॉर्मिटी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हाँ जी, दिस इज फॉर यू। एनीवेज, चाइल्ड की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है? जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो, मतलब बुद्धि से शार्प हो, ठीक है, तो जितनी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, चाहे एक्टिविटीज, न्यूट्रिशन में तो सारा हेल्दी खुराक घर का, ठीक है, वो बेस्ट रहता है, ठीक है। और नॉन वेजिटेरियन है उसमें तो फिश, उसमें DHA ये सब रहता है, तो वो अच्छा है, ओमेगा 3 ये सब चीज़ें अच्छी रहती है फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। बाकी सर गांव में पढ़ा लिखा बंदा भी डॉक्टर बन सकता है, और आपकी तरह भी कंपनी चला सकता है, IAS बन सकते हैं। करेक्ट है। तो वैसा तो कोई इंजेक्शन या कोई थेरेपी आती नहीं है कि सब बच्चे बड़े होशियार हो जाए। लेकिन ब्रेन एक्टिविटी क्या, कोई पजल सॉल्व करना, ये सारी चीज में ब्रेन चलाने की जरूरत पड़ती है। टीवी और मोबाइल देखने में ब्रेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ ब्रेन को इधर से उधर लेके जाता है, वो कंट्रोल करता है टीवी या गैजेट्स। करेक्ट। तो वैसी एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व रखना जिसमें वो उनकी विजनरी मेमोरी के साथ साथ वो
पिकअप कर सके और कुछ सॉल्व करे, ये सारी चीजें करे, तो उससे क्या इनका दिमाग, इट्स अ काइंड ऑफ माइंड एक्सरसाइज। सो उससे और हर बच्चा होशियार ही है, लेकिन वो किस में होशियार है ये परखना डिपेंड करता है। ये बहुत डिपेंड करता है। हर बच्चा होशियार है सर। ADHD जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बच्चों में होती कैसे है और इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? इसका कोई पर्टिकुलर एक ही फैक्टर नहीं है कि होती ये खा लिया है, पी लिया है, इससे एनवायरनमेंट में रहे तो हो गई ADHD। लेकिन ADHD ये स्क्रीन टाइम, ये भी एक, मैंने पहले ही पॉडकास्ट में बोला कि ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, उसमें बच्चा हाइपर रहता है, बहुत ज़्यादा हाइपर, उनको एक जगह बैठ नहीं सकता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, अटेंशन नहीं दे सकता, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें बिहेवियरल प्रॉब्लम किसी को भी जैसे आप मतलब बच्चों में हो सकती है। अगर हो गई, बचने का कारण तो मैंने बोला कि स्क्रीन टाइम कम करो, बाकी नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल जो चल रही है वैसे चलते हैं। तो अगर आपके बच्चे को है तो भी एक्सेप्ट करो। पहले गांव खेड़े में अगर ऐसी प्रॉब्लम को पागल घोषित कर देते हैं, ये तो पागल है, बिल्कुल भी नहीं, तो पागल नहीं है। उसकी बाकायदा थेरेपीज दी जाती है, दवाइयाँ की जाती है, और थेरेपी से एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है। ऑटिज्म भी ऐसी एक बीमारी है जिसमें बच्चा रिपीटेडली एक ही चीज़ करता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, सोशली इतना इनएक्टिव रहता है, सोशल में उसको लेना देना नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहा है, वो सिर्फ एक चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। और उनमें स्पीच डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होता है, स्पीच डिले होता है। तो इनकी भी थेरेपी अगर अर्ली स्टेज में की जाए तो बहुत अच्छे चांसेस है कि उसको सब कुछ नॉर्मल होने के। इट इज़ अ ट्रीटेबल काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? तो उससे अच्छा रहता है। तो किसी भी बच्चे को ये देख के, या आपके बच्चे को भी ऐसी चीज़ें हैं तो ये मान लेना ये तो पागल है और उसको मारते रहो, सब मजाक उड़ाते हैं, उससे ये चीज़ें बढ़ती है, सॉल्व नहीं होती है। क्योंकि गांव में तो यही होता है, मोहल्ले में अगर कोई ऐसा है फंस गया तो उसकी तो खिल्ली उड़ेगी। तो गांव, क्योंकि मैं छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि ये सब चीज़ों को गंभीरता से लोग नहीं लेते। ना टीचर्स ले रहे हैं गांव में, स्कूल्स में, ना कोई भी। आपका बच्चा कमज़ोर है, आपका बच्चा पागल है, आपका बच्चा नहीं पढ़ने में होशियार। अरे सर, क्यों नहीं है? ये एक सवाल है। हर चीज़ के पीछे क्यों। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी है ना, थॉमस अल्वा एडिसन, उनकी कहानी है कि उनको घर से स्कूल से निकाल दिया गया था। उनकी मदर को ये चीज़ बोल के कि आप अपने बच्चे को ले आइए, ये पढ़ने के लायक नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, ये तो पागल ही है, बेवकूफ़ है। तो उसकी मदर ने ये चीज़ छुपाई और खुद से पढ़ाना शुरू किया। हाँ, एंड वो इंसान जिन्होंने ये जो जल रहे हैं यहाँ पे, उसने बड़ा रिवॉल्यूशन लाया। आइंस्टाइन की भी ये कहानी है, बहुत सारे लोगों की कहानी ऐसी है जो बचपन में, और मैथ्स में ही दिक्कत थी, दे वर नॉट गुड एट स्कूल्स या कॉलेजेस। करेक्ट। इवन फेसबुक ओनर। हाँ, तो वैसे बहुत सारी कहानी है कि आपका बच्चा क्या किसमें वो अव्वल हो जाएगा आपको, लेकिन जैसे भी आपके औलाद है, आप खुश रहो, उसको अच्छे संस्कार, अच्छी एजुकेशन, जितनी भी आपकी अच्छी एजुकेशन का भी आजकल मार्केट में चल रहा है, जितनी महंगी फीस उतना अच्छा स्कूल, ये गलत है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई आइंस्टाइन बनने का इंजेक्शन नहीं देता है स्कूल में और पढ़ाई होती है, सिर्फ आपका घर का माहौल, आप कैसी तरबियत देते हैं बच्चे को, उस हिसाब से चलता है। बिकॉज द फर्स्ट स्कूल इज एट होम, फर्स्ट टीचर इज मदर। नाइस, दैट इज वेरी ट्रू। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रिवेंशन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स को खत्म किया जा सकता है, बोलते हैं ना, स्टेम सेल्स बोलते हैं। अच्छा, वो अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है कि उसका जो ब्लड रहता है, हाँ, क्या सच्चाई है इस बात में? उसमें बहुत कंट्रोवर्सीज है और अभी भी अंडरगोइंग है स्टडीज वगैरह। जो नहीं समझ पाए उनको मैं बता दूं कि कहा जाता है कि जो नाड़ी जो कनेक्ट करती है मदर और बेबी को, उस नाड़ी को अगर प्रिजर्व करके रखा जाए, उसको नहीं, उसका ब्लड निकाल के, उसको ब्लड निकाल के, वो क्या उसी के सेल्स है, तो वो स्टेम सेल की तरह उसको प्रिजर्व करके, अगर वैसी कोई बीमारी होती है जिसमें कोई इलाज नहीं है, तो वो खुद के ही अपने सेल्स उसमें स्टेम सेल थेरेपी करके रिकवरी के चांसेस, कुछ कैंसर वगैरह में और कुछ ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स में और काफ़ी सारी चीज़ों में। तो वो क्या करते हैं कि जब भी बच्चा डिलीवर होता है तब पहले से ही दे डिसाइड कि भाई हमें स्टोर करवाना है, कुछ अमाउंट रहता है, वो अमाउंट लेके वो पूरा रजिस्ट्रेशन करवा के जब आपका बच्चा डिलीवर होता है तो वो ब्लड ले लेते हैं।
ब्लड ले लेते हैं और वो फिर सब रजिस्ट्रेशन करके वो लोग स्टोर करते हैं। ओके। और वो फिर आगे जाके अगर दिक्कत आती है कभी भी कुछ दिक्कत आती है। वैसी, हम्म। 15 साल 20 साल 25 साल, तो वो यूज़ हो सके वैसे, इसलिए ये रखा जाता है। और उसमें भी अभी भी ऑनगोइंग काफ़ी चीज़ें उसमें चल रही है। सम पीपल आर इन फेवर ऑफ दिस, सम पीपल आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस, तो चल रहा है मतलब ऐसा स्टेम तो सेल का मतलब वही ये है। आप नए पेरेंट्स को या मॉडर्न पेरेंट्स को एडवाइस करोगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप देखो आगे जाके 10 साल के बाद हाँ। क्या चेंजेस आएगा, क्योंकि इनका भी मोटा बजट रहता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि 5-10 हज़ार में हो जाता है, लैक्स में भी होता है। सो हमारे Depends upon हिंदुस्तान you. में तो बेचारे कई लोग तो ऐसा है कि आज भी घर पे डिलीवरी हो रही है। तो मैं ये कतई ये नहीं बोलूँगा कि सबको करवाना चाहिए। अगर फैसिलिटीज़ है, अगर आप अफोर्डेबल हो तो करवा के रख दो। अगर साइंस इतना अप्रोच करेगा और रिसर्चेस होंगे और यूज़ कहीं पे आता है, देन इट इज़ फाइन। बाकी ये तो इट्स काइंड ऑफ लाइक इंश्योरेंस के लिया है, लेकिन यूज़ ही करना है, मर्जी ज़रूरी है नहीं, आपकी। मर्जी है। हाँ, तो मर्जी है। अच्छा, प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चा अगर हेल्दी, मतलब हर किसी को अपना बच्चा हेल्दी चाहिए, तो मम्मी को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह के हेल्दी फूड हैबिट्स रखने चाहिए, खुश क्या रहना नहीं खाना चाहिए, चाहिए? हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल माने अच्छी तरह से सोना, फिजिकल एक्टिविटी भी करना। अच्छा, दे कैन गो टू द जिम, कोई वो दे कैन नॉट light लिफ्ट weight- वेट्स, दे हाँ। कैन नॉट, बट दे कैन डू स्ट्रेचिंग, योगा, ये सब चीज़ें करते कर हैं। सकते हैं। यस, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट लिफ्ट Obviously, वेट्स वो तो- वगैरह, वो नहीं कर सकते, अगर नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हम्म। और दूसरी ये चीज़ के हेल्दी खाना खाना, घर का सारा न्यूट्रिशियस फूड जो भी है, और कल्चरली भी जो भी लोग प्रमोट करते हैं, गुड़ के लड्डू वगैरह सब हमारे कल्चर्स में है, तो वो सारी चीज़ें खानी चाहिए। और अगर आप अफोर्ड करते हो प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेगुलर चेकअप्स पे जाना है। नहीं करते हो फिर भी रेगुलर चेकअप्स में जाना है। मैंने देखा हुआ है काफ़ी मदर्स इग्नोर करते हैं दवाई लेने से। ये मिथ है कि हम फॉलिक एसिड की भी दवाई नहीं लेंगे। कुछ दवाइयाँ जो कॉमन है वो ले लेनी चाहिए। फॉलिक एसिड उसमें स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं। अगर फॉलिक एसिड आपने नहीं ली तो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज बच्चे में होने के बहुत चांसेस है। मेनिंगोमाइलोसिल, ये सारी चीज़ें, दिमाग में प्रॉब्लम होने के चांसेस है। छोटी सी गोली है और कई गांव में इग्नोर किया जाता है प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस वैसी रहती है, उनके माँ बाप की, या वैसा कि हमने तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं लिया। अरे आपने नहीं लिया, आप बच गए, आप नसीब वाले थे। लेकिन अब साइंस एडवांस हुआ, ये बोल रहे हैं कि भाई एक गोली खा लो तो आपके बच्चे को ये चीज़ नहीं होगी। तो इग्नोर करते हैं। सोनोग्राफी लोग नहीं करवाते हैं पेरीफेरीज में, नॉर्मल सरकारी में जाके करवा लो, कहीं पे भी ट्रस्ट में करवा लो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसे। लेकिन सोनोग्राफी से पता तो चले कि अगर कुछ है, अर्ली अगर कुछ पता चल जाता है कि अनट्रीटेबल प्रॉब्लम है बच्चों को, तो पहले से ही अबॉर्ट कर सकते हैं। और फिर बच्चे आने के बाद जो दिक्कतें पैदा होती है बच्चे और माँ और पूरे परिवारों को, उससे तो बचोगे। हाँ, तो कई लोग तो बोलते नहीं 5-5 महीने तक के हम प्रेग्नेंट है, 4-5 महीने तक तो। और वैसे भी केसेस तो ऐसे आते हैं कि आप पूछो मत। तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल केस आप मेरे को बताओ, ऐसा कोई यार ये आपको सवाल याद आ मुझे, ये क्रिटिकल केस यार पिछले 10 सालों में क्रिटिकल ही देखे हैं मैंने। क्रिटिकल केस तभी बनते हैं जब मुझ तक पहुंचते हैं, तो केस बन चुके होते हैं वो। नहीं वैसा नहीं है, लेकिन क्रिटिकल केसेस बहुत सारे देखे हैं। अब सोचिए यार, 500-600 ग्राम का बच्चा डिलीवर होता है, वहाँ से लेके कोई बड़े बच्चे को कोई मेजर प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर हुआ या कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स हुई है जिसमें हंसता खेलता बच्चा वेंटिलेटर पे चला गया। और वैसे अनेकों केसेस है, जैसे मैं बोला ना, डायबिटीज़ वाले भी कुछ केसेस हमने डिस्कस हुआ, तो सीधा वो कोमा में आते हैं, 3 दिन 2 दिन तक कोमा में रहते हैं पहली बार जब पता चलता है डायबिटीज़, क्योंकि तब तक तो वो हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये सारे क्रिटिकल केसेस है। पॉइजनिंग वाले केसेस क्रिटिकल कभी कभार, हाँ, फूड पॉइजनिंग नहीं, जैसे कि स्नेक बाइट पॉइजनिंग देखे हैं क्रिटिकल केसेस। और दिमागी तौर से भी काफ़ी प्रॉब्लम, दिमाग की काफ़ी इन्फेक्शंस, मेजर इन्फेक्शंस हो जाना और फिर आते हैं, उसके बाद उनको ठीक करना। और किडनी की प्रॉब्लम्स रहती है, लीवर की प्रॉब्लम रहती है, लीवर में पस हो गया और बहुत दिक्कतें पैदा हो गई। सो बीमारियों की तो लिस्ट है सारे, बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स से जो देखे हैं
कई केसेस ऐसे भी देखे जिसमें हमें भी उम्मीद नहीं रहती, लेकिन मेहनत करते हैं तो निकल जाते हैं। और कई केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसलिए मेडिकल साइंस में ऐसा है कि यू जस्ट प्रैक्टिस, डू योर बेस्ट, गिव योर शॉट एट द राइट टाइम। ये टाइमिंग का खेल है, ये टाइमिंग है। आईसीयू के पेशेंट्स में टाइमिंग का खेल है कि करेक्ट टाइम पे तुम पकड़ के करेक्ट टाइम पे तुम मार दो। अगर तुम पिक नहीं किए और एक भी साइंस मिस कर दिए तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारी वेंटिलेटर पे भी, हाँ वेंटिलेटर पे भी बच्चा है तो आपके मशीनरी बराबर काम कर रही है, आपका ऑक्सीजन सब सप्लाई सब कुछ सही है कि नहीं, आपकी हर एक चीज़ अप टू डेट होनी चाहिए कि वो जितना प्रेशर मैंने दिया है, जितना वेंटिलेटर पे सेट किया, उतना ही बच्चे के वजन के हिसाब से सब। हमारे पीडियाट्रिशियन को ये क्या, पीडियाट्रिक फील्ड में ये रहता है कि हर चीज़ वजन के हिसाब से होती है, चाहे वो ड्रग के डोजेस हो या कोई भी चीज़, हम उसके वजन, एज वेट, इससे सारी चीज़ें चलती है। तो एक गलती भी अगर किसी से स्टाफ से भी हो गई और प्रेशर ज़्यादा डिलीवर हो गया तो उसके फेफड़े लंग्स फट जाएंगे, कम गया, ब्लॉक हो गया तो भी दिक्कत। 5 मिनट रहते हैं आपके पास, उस वक्त पे ट्यूब चेंज करना है। बहुत सारी एक्साइटमेंट भी रहती है, रिस्की जॉब है, सब कुछ है। कोई रोड एक्सीडेंट वाले से काफ़ी क्रिटिकल केसेस आए हैं जिसमें बहुत सारी इंजरी है, फिर भी बाहर निकलते हैं, मेहनत करनी पड़ती है उसमें। हाँ, मेरे पास अभी मुझे बड़ा ही दुख के साथ कुछ दिन पहले, तो इसलिए याद है, एक बच्चा आया, वो 15 दिन कहीं और सरकारी अस्पताल में एडमिट था, फिर मेरे पास आया, तब तक बहुत लेट हो चुका था। 2.5 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, उनके माँ बाप राजस्थानी थे, उनके माँ बाप टिफिन सर्विस का काम करते थे और दाल का पतीला था। बच्चा खेलते खेलते 2.5 साल का बच्चा वो पतीले पे गिर गया, दाल का गरम पतीले पे। उसको 62% से ज्यादा बर्न्स था यहाँ तक पूरी बॉडी में, और 2nd-3rd डिग्री बर्न्स 2.5 साल का खेलते खेलते। तो ये चीज आप सभी के लिए है, जितने भी मुझे लिसनर सुन रहे हैं, कि किचन में या जहां आप बना रहे हो खाना, क्योंकि दूध गिरने के केसेस आते हैं, चाय गिरने के केसेस आते हैं, गर्म पानी, खास करके विंटर्स में, ठंड में गर्म पानी गिरने के केसेस आते हैं। वो जो दिक्कतें पैदा करता है वो देखी नहीं जाती। तो वो हाल तो ध्यान रखना है। अगर आप प्रोफेशनली भी कुछ काम कर रहे हो, किचन विचन चला रहे हो और खाना वाना बना रहे हो, तो प्लीज आपके बच्चे को दूर रखिए, किचन से आपके बच्चे को दूर रखिए। अगर कोई चीज पड़ी है, गर्म चीज, और आपको पता है कि ये घंटे तक गर्म रहेगी और उसका हाथ पहुंचेगा वहां तक, तो वहां से हटा लीजिए, या तो फिर आपके बच्चे के पास रहिए। क्योंकि ये जो मैं खुद वो दर्द फील करता हूं जब मैं ऐसे केसेस देखता हूं कि यार ये हंसता खेलता, इसको तो कोई बीमारी भी नहीं थी, ये तो एक्सीडेंट हुआ और उसमें बच्चा चला गया। हाँ, तो ये गलती की वजह से वो लोग काम कर रहे थे, दाल का पतीला था और उसमें बच्चा गिर गया यार। और वो बच्चे को इतना बर्न्स के पूरी चमड़ी से लेके मसल्स तक इन्वॉल्व हो गए थे। एंड एक बार बर्न्स में ये होता है कि स्किन जब निकल जाती है तो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर ही खत्म हो जाता है, तुम्हें सारे इन्फेक्शन लग जाते हैं। फिर इन्फेक्शन लगने के बाद एंटायर पूरा जहर बन जाता है शरीर में, और वो तुम्हारे सारे ऑर्गन्स को एक एक करके फेल कर देता है। तो रोते हुए वो बाप मेरे पास आए और बोले सर 15 मिनट, यू आर ऑलरेडी लेट। इसमें बंस में तो ऐसा रहता है जैसे कैंसर के पेशेंट को आइसोलेट रखो, उसको इन्फेक्शन नहीं लगने चाहिए, अर्ली बहुत ध्यान रखना। एक बार लग गया इन्फेक्शन तो दिक्कत वाला मसला। ये रिसेंटली हुआ, इसलिए मुझे याद आ गया आपको बोलने के लिए। और इसी बात पे मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ। तो मैं ये वीडियो भी बनाने वाला था मेरे इंस्टा हैंडल के लिए भी, कि भाई अवेयरनेस के लिए, लेकिन आपके माध्यम से ये मैंने बोल दिया लोगों को तो कि ध्यान रखिएगा अपने बच्चों का। ये सब चीज़ें वैसी है जो अवॉइडेबल है, जिससे हम बच सकते हैं। जो चीज़ से हम बच सकते हैं उससे बचे रहिए, फिर ज़िंदगी भर का अफसोस और रोना ये रह जाता है। और मुझे भी बड़ा दुख होता है जब मैं ऐसे केसेस देखता हूँ पर्सनली। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं पूरे दिन में, इतने सारे केसेस झेलते हैं, इतने सारे लोगों को देखते हो आप, और ऑलमोस्ट 30% अगर नॉर्मल बच्चे होंगे जो थोड़ा बहुत टीका वीका लगाने आते, तो 70% हो सकता है क्रिटिकल केसेस भी हों। शाम को जब घर जाते हो तो कैसा फील होता है आपको? कई अच्छे दिन होते हैं, कई बुरे दिन होते हैं हम सबकी लाइफ में। ऐसा मेरे साथ भी होता है। कोई बच्चे जब अच्छे क्रिटिकल केस में हम सक्सेस मिलती है हमें, तो
पूरी एनर्जी आ जाती है पूरी टीम में और मुझ में भी, तो अच्छा लगता है उस वक्त। कई बार जैसे कुछ बच्चों के साथ वैसा हादसा होता है जिसमें हम नहीं कामयाब हो पाए, बुरा लगता है, सैड फील करता हूँ, लेकिन फिर सुबह उठ के वही काम करना है और दूसरे बच्चों को के लिए कुछ करना है, तो वो पकड़ के रखना वो सही नहीं लगता मुझे। लेकिन बुरा फील करता हूँ, थोड़ा इमोशनल बंदा हूँ, इसलिए हर लोगों से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन अभी जाके मैं थोड़ा यूज्ड टू हुआ हूँ। अब मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगा हूँ कि यस आई हैव गिवन माई 100%। उसके बाद जो होना है ऊपर वाले की मर्जी की बात है, बट वहाँ से बस मुझे ये होना ज़रूरी है, मुझे ये सोचना कि मैंने अपना 100% दिया कि नहीं। अगर मैंने नहीं दिया और फिर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं सो भी ना पाऊँ। तो मैंने अगर अपना 100%, मेरी टीम ने मेरा 100% दिया और फिर भी रिजल्ट जो भी हमारे फेवर में आया कि नहीं, तो फिर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। हम कोशिश करते हैं माँ बाप को भी ये समझाने की और हिम्मत देते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं कि जो भी है एक्सेप्ट करना है हमें वैसा। तो इमोशंस हमारे डॉक्टर्स में लाइफ में, आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, राइट? प्रोफेशन जो भी हो, लेकिन यार वी आर डीलिंग विथ लाइफ्स, नॉट मशीन। You are the only people who are dealing with lives, not machine ना। One mistake can cost too much। And उनकी जिंदगी में जो होता है तो हमें भी टेम्परेरी, तो हमारे भी इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं। तो रोज इसलिए डॉक्टर जल्दी मरते हैं, ये भी इस कहावत है। लोग बोलते हैं डॉक्टर आप कैसे बीमार हो गए? नहीं, डॉक्टर की एवरेज लाइफ स्पेन आम इंसान से कम है। अच्छा, हाँ जी। तो रीजन यही है, स्ट्रेस, टेंशन और इमोशन फ्लक्चुएशन डेली के बेसिस पे आप कर रहे हो। आप एक काम कर रहे रहेंगे तो आपको डेली सैड और हैप्पी, आप मान लीजिए मूवी देखने गए, वहीं पे आपको कॉल आ गई कि हाँ वो तो चले गए, चलो दैट इज अ ड्यूटी कि हमें जाना है और चले गए, हमारी ड्यूटी है, हमें करना है, कभी भी वक्त जाना है। ये तो है ही, जैसे आर्मी ऑफिसर लोग का है कि कभी भी कॉल आया तो घर पे से उठ के बॉर्डर पे जाना है, तो ये हमारी ड्यूटी है, वो तो करनी ही है। और लेकिन जो मैं इमोशनल फ्लक्चुएशन की बात कर रहा हूँ कि अगर कुछ बच्चा खराब हो रहा है, खराब केसेस आया, खराब बर्ताव हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ, ऐसे केसेस आते हैं कि 3 साल की बच्ची का रेप, 4 साल की बच्ची का रेप, लेबर क्लास का 3 साल की बच्ची का, 4 साल की बच्ची का रेप वाला आता है। और कई लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं करते, लेकिन मुझे जब लगता है कि ये इंजरी एक्सीडेंट से नहीं हो सकती, दिस इज समथिंग डिफरेंट, and when I grind them, sometimes I become policeman, because हमारा काम ही है इन्वेस्टिगेशन पहले करो, हिस्ट्री ठीक से लो। अगर तुम नहीं मैं सेटिस्फाइड अगर नहीं हूँ पेरेंट्स के आंसरों से, तो मैं तब तक नहीं छोड़ता जब तक मतलब मुझे ना सही लगे। तो आप सोचो ये मुझे कितना दर्द देता होगा, एज अ डॉक्टर भी मुझे फील तो होगा ही। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, तो हमें दर्द देती है वो चीज़। हम ठीक करें बाद में, वो बात की बात है, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी इम्पैक्ट करती है। तो ये डेली का हमारे ऐसे कई केसेस आते रहते हैं जो हम ठीक करते नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें। और बच्चों से मैं ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूँ, उनकी चीज़ मुझसे भी देखी नहीं जाती। तो इमोशनल को कंट्रोल करना ये कुछ हद तक सीख चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये हमारी डे टू डे लाइफ में रहता है कि, और उसमें से कैसे फिर हम दूसरा दिन, नया दिन, नई शुरुआत, नए लोगों को ज़रूरत है, तो उसको होल्ड बैक करके ही मतलब आगे बढ़ना सही लगता है मुझे, और उस हिसाब से करते हैं और सीख रहे हैं आगे। Hats off, real heroes of the society. Thank you. आपको गाते हुए भी मैंने देखा, आप बहुत बढ़िया गाना गाते हो। आप सिंगर हो इसलिए मेरी ले मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि आपके वीडियोस मिलियंस में व्यूज है आपके गाने के। तो एक गाना तो आज बनता है हमारा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है? मुझे सपोर्ट नहीं, आप गाएंगे मैं आपको सपोर्ट करूंगा। गिटार है हमारे पास, है ना? आज दोस्तों, आज डॉक्टर अरे आज ये पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब की इज्जत निकलेगी। नहीं, इंटरेस्टिंगली आज सर के जो आज इनका इंस्टाग्राम है उसमें स्टोरी भी आज इन्होंने गा के डाला, तो कल मैंने देखा था। तो आज थोड़ा सा कौन सा गाना गाना पसंद करेंगे आप? वही दिल संभल जा जरा गाते, दिल संभल जा फिर जरा, ठीक है। आवाज ठीक आ रही है?
दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। जिस राह पर है घर तेरा, अक्सर वहां से था मैं हूँ गुजरा। शायद यही दिल ने कहा तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला। जानू ना मैं जानू ना, संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। मोहब्बत की बात हो रही है तो ये बताइए डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों के बीच में रहते हो आप, तो फिर मैं सिर्फ बच्चों से मोहब्बत करता हूँ। नहीं बच्चों से मोहब्बत तो करते हो, लेकिन अपना प्लान क्या है? सबको मैंने कंफ्यूजन में रखा कि डॉक्टर मैरिड और नॉट, आई डोंट इवन रिप्लाई। ओके सर, तो अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे जो यस और नो में जवाब देना आपको, ठीक है? यस सर। और अगर मन करेगा तो उसका आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं कि यस तो यस क्यों, नो तो नो क्यों, ठीक है? पैकेट काउ मिल्क इज बेटर एंड हेल्दियर देन आलमंड और कोकोनट मिल्क। पैक्ड जो गाय का दूध होता है वो ज्यादा अच्छा होता है कोकोनट मिल्क से या आलमंड मिल्क से? यस नो? काउ मिल्क। हाँ, पैक्ड काउ मिल्क। यस, पैक्ड है तब भी कोकोनट मिल्क और आलमंड मिल्क से अच्छा है। क्यों बेटर है? क्योंकि आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क डेली बेसिस पे कौन कंज्यूम करता है? महंगे लोग, अमीर लोग। लेकिन मैं इसलिए यस किया कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो हमारी प्रजा है, जो मेरे हिंदुस्तानी लोग हैं, वो काउ मिल्क ही प्रेफर करते हैं। आलमंड मिल्क कहाँ से? आलमंड ही खाने मिल जाए तो काफ़ी है। लेकिन वैसे न्यूट्रिशन वाइज आलमंड मिल्क ज़्यादा अच्छा है। हाँ, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है। बच्चों को बिलो 9 months बेबी फूड नहीं देना चाहिए, यस नो? नो। अच्छा, दे सकते हैं? दे सकते हैं 6 महीने के बाद। हाँ। 6 महीने के बाद वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ ममा का मिल्क इज नॉट सफिशिएंट। इसलिए बच्चे को बाहर का चालू करवाना पड़ता है, जैसे लिक्विड से शुरुआत होती है, फिर सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड फूड। ठीक है। तो 6 months के ऊपर के बच्चों को देने का है बाहर का, बट 6 months तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है। Chocolates, packed food, junk food is the reason for heart diseases, lower immunity in children today. बिग यस। Big yes, clear yes. देसी घी, मलाई, ये सब बच्चों को खिलाना चाहिए? यस। ठीक है। पालक नहीं खाने से आईसाइट वीक हो जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, नो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंटेन्स मोर विटामिन ए, और विटामिन सी रहता है उसमें, तो दैट इज गुड फॉर एन आईसाइट। विटामिन ए तो खिलाने चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेकिन पर्टिकुलरली यू हैव आस्क्ड मी पालक नहीं खाया तो आई वीक, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेस लीड टू हेल्दी बेबीज एंड हेल्प टू अवॉइड जेनेटिक डिसऑर्डर्स? ट्रू। यस। ओके, ग्रेट. Last question is, Dr. Imran is an emotional guy and I know this. The answer already I know. Yes. Yes, big yes. Big yes. Big yes, big yes. Alright sir, thank you so much. एक लास्ट सवाल आपसे और पूछता हूँ मैं कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो ऐसा कौन सा सवाल पूछते जो मैंने आपसे नहीं पूछा अभी तक? क्या बात है, क्या क्वेश्चन पूछा है? क्या बात है? क्या कभी आपने उम्मीद लगाई थी क्या आप इतने फेमस हो जाओगे? हाँ बताइए, क्या आपने कभी उम्मीद लगाई थी? नहीं सर, मैंने कभी उम्मीद नहीं लगाई। मतलब शुरुआत कैसे, पहला रील कैसे बना? वो मिठू मिठू वाला। हाँ, मिठू वाला गाना, वो वायरल हो गया 92 मिलियन। तो पहले जब 1 मिलियन हुआ तो आई वाज लाइक वाओ, 1 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन व्यूज होते हैं मेरे उस पे अकाउंट पे। फिर तो सर चला रोड पे। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना लोग प्यार देंगे, लेकिन सच्ची नियत से काम करो और अच्छे, मतलब अपने इंटेंशन से अच्छे हो तो लोग पसंद करते हैं यार। मैंने ये चीज़ देखी,
लोग पसंद करते हैं आपको। और प्यारी चीज़ें ज़्यादा श्रेय में दूंगा बच्चों को भी। जो बच्चे हैं, सिर्फ डॉक्टर इमरान पटेल नहीं, जो बच्चे वीडियोस में हैं उनके रिएक्शन, वो जो रिएक्ट करते हैं, हंसते हैं, उस पर वीडियो चलती है तो उनको भी देखते हैं, पसंद करते हैं, क्यूट क्यूट बोल के। तो ऊपर वाले की मेहर है कि यार इस काबिल बनाया कि आप जैसे दोस्तों से मुलाकात होती है। और हाँ, मैं तो गुजरात का रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली में आप जैसे लोग से मिलता हूँ, काफ़ी न्यू लोगों से मिलता हूँ। लोग बोलते हैं मैं इंस्पायर कर रहा हूँ, इंडियन हेल्थ में ऐसा कल्चर आना बहुत रेयर है। गॉड गिफ्ट भी बोलूँगा कि कुछ चीज़ रहती है अपनी एक यूएसपी के, भाई ये सब नहीं कर सकते जी। सब कौन डॉक्टर गाना गाएगा और इंजेक्शन देगा और ये सब करेगा, उसको कैमरे के सामने भी तो कोई चीज़ रहती है। तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट है, तो उसको बस पिक किया और वो हो गया। ये सब कुछ प्लान नहीं था, सब रैंडमली हुआ है। और मैं जब भी आज भी अपनी ऑफिस पे जाता हूँ तो जो मेरी फीस पहले थी वही फीस सर आज भी है। आज भी कोई वीडियो आती है और होती है, भाई बोलती है, तो उसकी फ़ीस नहीं लेता हूँ, आर्मी वालों की नहीं लेता हूँ। कोई भी मदर या कोई दादी आके बोलते हैं कि इसके माँ बाप नहीं है, तो मैं उसकी फ़ाइल पे अपनी साइन लिख के FOC लिखता हूँ, फ्री ऑफ कंसल्टेशन, जब तक वो आए। तो वो पहले भी करता था और आज भी करता हूँ। और मोबाइल की ये दुनिया जो है, रील और रियल में फ़र्क है। इसमें 4 मिलियन से या 8 मिलियन ओवरऑल है मेरे, यूट्यूब सब मिला के 7.5-8 मिलियन। लेकिन जब भी जाता हूँ तो वो माइंडसेट बना के नहीं जाता हूँ कि आई एम कुछ हूँ। अभी भी फील नहीं हो रहा सर। जब मैं MD बन गया था, कई लोग सिर्फ डॉक्टर बन जाते, तभी भी डॉक्टर सर बोलो हमें। मुझे MD के बाद भी वो फील नहीं हुआ कि मैं अब MD बन गया हूँ। MD पीडियाट्रिक हॉस्पिटल बना लिया, सक्सेस हो गया, उसके बाद भी सर वो फील नहीं आ रहा। और मैं कुदरत से ये दुआ करता हूँ कि मुझे वो फील आए ही ना आए। सही बात। मुझे वो फील आता ही नहीं है। अगर मेरे सामने नॉर्मल बच्चा है जो नॉर्मल फीस दे के आ रहा है या नहीं भी दे रहा है, तो मैं उसी तरह से बिहेव करता हूँ जो वीडियो में दिखता है। मैं 150-200 पेशेंट दिन के देखता हूँ, तो सबकी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, सच है। लेकिन जो भी है वो उस हिसाब से रहता हूँ कि अब इतना तो है कि इससे मुझे, कि जब पेरेंट्स आते हैं तो स्माइल दे के आते हैं मेरी जब में, ओह हाय कैसे हो, मतलब दे आर एक्साइटेड टू मीट मी यस। तो वो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। बाकी लोग परेशानी से आते हैं डॉक्टर के सामने, लेकिन मेरे सामने ऐसे हंसते हुए आते हैं, मिलने आते हैं, दुआएं देते हैं। मम्मा की उम्र की लोग पैर छूने की कोशिश करते हैं, कभी शर्म आती है, लेकिन ये चीज़ होती है मेरे साथ। तो अब ये बताओ, ये सुकून जो मुझे मिलता है इस चीज़ों से, वो मुझे लगता है कि कितने भी दुआएं और आशीर्वाद, ये और पैसे तो बाई प्रोडक्ट है जो मिलना चाहिए और मिलता है सर। ऐसा नहीं सिर्फ दुआएं कमाओ तो पेट क्या दुआओं से चलता है, नहीं, किस्मत तो दुआओं से चलती है। पेट तो हार्डवर्क से चलता है, मेहनत से चलता है, वो कर रहे हैं। आप यहाँ की जिंदगी और वहाँ की जिंदगी दोनों का हिसाब बना सर, यही चीज सिखाई है माँ बाप ने कि कब्र के बाद तो तुम्हें ही तुम्हारे जवाब देने हैं। सच है। कब्र में जाने के बाद और आपको शमशान में जाने के बाद आपके जवाब देने हैं। सही। तो हम दोनों को जाना अकेला ही है और फिर वही जवाब हमके देने हैं। लेकिन क्या करके गया था, और डरना भी चाहिए कि कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला जरूर देखता है। क्योंकि ICU में अगर बच्चा है कांच की पेटी में, मैं क्या कर रहा हूँ बाहर किसको पता है, मैं कितने की दवाई दे रहा हूँ किसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम है सर। मैं अंदर दे भी रहा हूँ कि नहीं, दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे, किसी को नहीं मालूम सर। लेकिन ये कंडीशन को समझना कि कोई ना देखे, वो देख रहा है, वो CCTV अलग ही है, अल्लाह देख रहा है तुम्हें। और तुम्हें कोई भी मजहब का हो, कोई भी जाति का हो, बच्चा बीमार बच्चा या बीमार शख्स, उसका कोई मजहब और जाति नहीं रहती। वो बीमार है, इंसान है, बीमार है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको ठीक करने का, उस हिसाब से उसके पीछे मेहनत करने की कि ये वैसा है, तभी जाके इज्जत मिलती है सर। इज्जत कमाना मुश्किल है, तो तभी जाके ये तब थॉट प्रोसेस तुम्हारा रहता है कि नहीं कहीं तो वैसा करेंगे तो बुरा होगा मेरे साथ। ये डरना चाहिए, ऐसा डर मुझे पसंद है कि ये चीज़ डरने की, बाकी किसी से नहीं डरने का। अगर अच्छे काम कर रहे हो तो बाकी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी लाइन पे हो तो किसी से भी नहीं, कोई भी हो सर। और ऊपर वाले का करम है कि ऊपर वाले ने इतनी इज्जत दी कि बड़े से बड़े लोग भी सर बोल के बात करते हैं, इज्जत देते हैं। तो ये ऊपर वाले का करम है कि इतनी दी है। तो उसको कैसे बनाए रखना, उस इज्जत को,
आपसे बहुत कुछ है सीखने को। सर वही मेरे बाबा कहते थे कि पैसा कमा लेना और उसको संभालना, दोनों बहुत अलग अलग बात। उसमें फर्क है। हर कोई पचा नहीं सकता। जो नॉर्मल खाना खाता है उसको अगर तुम फिर जाके दबा के बिरयानी पेल दोगे तो उसको नहीं हजम करेगा। तो हर चीज की लिमिट रहती है, धीरे धीरे आता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हजम करना, पचाना, और फिर भी पैर जमीन पे रखना। भी आपको तभी जब आपने जो दिया है वो पचा लो, पैर जमीन पे रखो, पैर जमीन पे रखो, और सब लोग जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। जमीनें, गाड़ियां, शोहरत, दौलत सब रह जाएगा, लेकिन अपना काम ईमानदारी, हार्ड वर्क करो कमाने के लिए। अच्छी गाड़ी लो, अच्छा घर लो, अच्छे कपड़े पहनो, शौक सारे पालो, ठीक है, लेकिन एक अच्छी नीयत से करो। ये मेरा पैगाम है। एक चीज़ मैं एंड में बोलना चाहूँगा हर उस इंसान के लिए कि वैल्यूज़ कितना मैटर करती हैं। अभी इन्हीं की बातों से मैंने फिगर आउट किया कि अगर ये इंसान पैसा कमाना चाहे अंधाधुंध कि मैं सिर्फ पैसा कमाऊंगा, तो आज अगर मिलियंस की बात करें तो 4 मिलियन का मतलब होता है 40 लाख लोग तो फॉलो करते हैं। तो पता नहीं कितने करोड़ लोग शायद देख के गए होंगे। अगर मैंने रील्स देखे तो 300 मिलियन मतलब होता है लगभग 30 करोड़, है ना, 30 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। मैं कहता हूँ अगर आप सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन भी शुरू कर दोगे ना 15 मिनट का, तो एक बंदा बहुत प्यार से आपको 10,000 रुपये देने शुरू कर देगा। हाँ, ये तो फैक्ट है। 10,000 रुपये 15 मिनट की कंसल्टेशन की कोई भी माँ बाप देगा जिनको बस अपने बच्चे की साइकोलॉजी समझनी है कि मेरा बच्चा अगर रोता है तो क्यों रोता है, मुझे पता नहीं चल रहा, एंड जस्ट बिकॉज ही इज अराउंड चिल्ड्रन ऑल द टाइम, तो इनको पता है कि ये बच्चा रो रहा है तो इसके पेट में दर्द है, या ये बच्चा रो रहा है तो उसको भूख लगी है। इसमें फ़र्क इनको पता होगा। अगर ये करने लग गए तो भाई साहब आप तो पीट लोगे। मतलब अगर वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर्स एंड मोस्ट वेल्दी डॉक्टर्स में नाम भैया का आने लग जाएगा, ये गारंटीड है। लेकिन अभी ऐसा है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि अपने पेट भी भर रहा है, घर भी अच्छा है, गाड़ी भी अच्छा है, परिवार अच्छा है, तो चल रहा है सर। और दुआएं लेके भी, इज्जत से भी, अभी वैसी नीड नहीं हुई है कि ऊपर वाले के करम से जब पैदा हुआ था तब गरीब था, पापा जॉब करते थे। आपकी कहानी जैसे थोड़ी सिमिलर, शायद आपने मुझसे ज़्यादा जल्दी लाइफ को समझा, सीरियसली लाओ, जल्दी खाए। तो मैंने, तो आपने समझा। लेकिन मैं भी एक रेंटेड घर में रहते थे हम लोग, नॉर्मल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बस में ट्रैवल करते थे, गाड़ी नहीं थी पापा के पास, और बाइक में हम 2 भाई 2 बहन हैं। तो तब तो छोटा नहीं आया था, लेकिन 2 बहनें और मैं थे, तो एक बाइक में 4-4 5-5 जन कैरियर पे मेरी बहन बैठती थी। तो एक बाइक पे ये भी हमने देखा है। और हम क्या देखे, दुनिया में देख। हमें तो फ्रूट में आजकल लोग कीवी, जैक फ्रूट, वैक फ्रूट, हमें तो फ्रूट में चीकू और बनाना ये भी रहता था, तो बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन कभी ये एहसास नहीं हुआ, बाबा ने कभी करवाया नहीं एहसास कि हम गरीब हैं। चलते गए और बोलते ना, हम चलते गए, कारवा बनता गया। ऐसे ही बड़े होते गए, ऐसे बाबा को भी ऊपर वाले ने नसीब का दिया, वैसे वैसे हेल्प होती गई। फिर पढ़ते गए। बाबा ने बोला चलो ठीक है, बेटे को पढ़ाना तो है। कुछ नहीं, मैं नहीं पढ़ा, इंग्लिश मुझे नहीं आती। बाबा का ऐसा था, बाबा का कि मुझे इंग्लिश नहीं, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, मैं मेहनत करूंगा। एक्स्ट्रा वर्क करते थे जॉब के बाद भी, वो एक्स्ट्रा कहीं पे भी जाके कुछ गाड़ियां भरवा देना, ये करवा देना, कुछ कमीशन मिल जाए, ताकि मैं अपनी फैमिली को, मेरे दादा फार्मर थे, और बेसिकली सारे बड़े पापा सब फार्मर्स में है, फार्मिंग करते थे, तो खेती तो थी। लेकिन बाबा ने, दादा बोलते थे पापा को, कह रहे पढ़ ले तो छाँव में रोटी खाएगा। जैसे मैं धूप में, भले मेरे पास इतनी ज़मीन है लेकिन मैं फिर भी धूप में रोटी खाता हूँ हल चला के, तो छाँव में खाएगा बेटा, पढ़ लेना। बाबा ने भी ये किया था उस वक्त में। और फिर बाबा ने बोला कि नहीं, मेरा बेटा मुझसे अच्छा कुछ पढ़ाई लिख के करेगा तो वो अपनी ज़िंदगी बना लेगा। तो अभी सर उनके दुआ है, आशीर्वाद है, तो चल रहा है अपना कामकाज। बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी चीज़ होती है जो आप पूछना चाहते हो भैया से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल अपना सवाल डाल सकते हो। अगली बार जब मैं पॉडकास्ट करूंगा, मैं 100% करूंगा, मुझे पता है बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगली बार जब भी ये आएंगे दिल्ली, तो मैं फिर से आपके क्वेश्चन को लेके, जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे उनको पिक करके फिर मैं इनसे सवाल पूछूंगा। बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल ब्रो। Thank you so much. Meeting you. Same. And I had a great time with you all guys here. And I'm proud of you and I'm wishing you all the best कि आगे इसी तरह से काम करते रहो। Done. Super proud. Okay.